बिल्कुल। सर, मास कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जर्नलिज्म इसके अंदर आता है, और आज की डेट में हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपको पब्लिक रिलेशंस मिल जाता है, जी। कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन में उसकी ही पढ़ाई होती है। लेकिन जितने मेरे साथ के लोग हैं जो मास कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके दो एक अहम समस्याएं हैं। पहली तो ये कि सिलेबस अपडेट नहीं हो रहा है, उसको लेकर बहुत लोगों ने मुझको बताया कि यार ये सिलेबस बहुत समय से ऐसा ही चला आ रहा है। और दूसरा ये कि किसी भी सेक्टर में जहाँ पर मास कम्युनिकेशन या पीआर या मीडिया संबंधित बात होती है, तो वहाँ पर स्पेशलाइज्ड पर्सन को तरजीह नहीं दी जाती। मतलब कि आप अगर कोई दूसरी फील्ड से भी हैं तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सर, क्या ये एक भेदभाव है मास कम्युनिकेशन या फिर मीडिया संबंधित जो जानकार लोग हैं उनके साथ, या ये ठीक व्यवस्था मानते हैं आप? देखो, भेदभाव तो नहीं है। हाँ। मैं ऐसे कहूँगा कि जो सरकारें हैं, हुँ। वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं। अच्छा। समझ नहीं पा रही हैं कैसे? जैसे मैं आपको बताऊँ कि मध्य प्रदेश का उदाहरण दूँ। मध्य प्रदेश में अभी जनसंपर्क विभाग में पुराने सारे लोग जो है वो रिटायर होते जा रहे हैं, नए लोगों की भर्ती नहीं हुई। जो पुराने जनसंपर्क अधिकारी थे वही जो है सहायक संचालक, उप संचालक इस तरह से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे की सारे जो हैं ये नॉन जर्नलिस्टिक हैं उस दौर के। मतलब जो पुराने समय के चले आ रहे हैं। हाँ, हाँ। उनको जर्नलिज्म नहीं मालूम, ना उन्होंने पढ़ाई की, क्योंकि उस समय सिलेबस भी नहीं थे और पढ़ाई भी नहीं होती थी तो जर्नलिज्म सर की। फिर जनसंपर्क का फिर ये मतलब जब जनसंपर्क, इनके सामने सिर्फ जनसंपर्क का इतना ही महत्व था कि सरकार की नेगेटिविटी को दबाना अच्छा, और पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना। मतलब ये सर आप पुरानी बात कर ये रहे हैं, हम आज 80 और 90 की बात कर रहा हूँ मतलब मैं। तब भी हम लोग ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाली बात करते थे। बिल्कुल। तो उस दौर में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं कि आज भी वो लोग जो हैं उनको ये मालूम है कि हमें तो बस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है, जन जन तक पहुंचाना है। सर, एक और सवाल पूछता हूँ मैं, जनसंपर्क का मतलब बता दीजिए, क्योंकि आज के दौर में हम लोग पीआर टीम की बात करते हैं और फिर हमने भी जनसंपर्क की बात करी। सर, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ सके कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं? देखो, जनसंपर्क का सीधा सीधा मतलब है कि हम जिस भी संस्थान में काम कर रहे हैं उस संस्थान को लोगों तक पहुंचाएं। वो संस्थान क्या काम कर रहा है, क्या प्रोडक्शन है, क्या समाज में, देश में और आपकी आसपास की सोसाइटी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। और उसकी नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिविटी ज़्यादा तक लोगों तक नहीं पहुँचे। नेगेटिविटी को हम दबाएं और पॉजिटिविटी को ज़्यादा पहुँचाएं। और वन टू वन समाज के हर लोगों तक, हर संस्थान तक जो उसकी ज़रूरत है वहाँ तक उस संस्थान के बारे में, उसकी रेपुटेशन के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में लोगों तक पहुँचे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जनसंपर्क से जो वन टू वन कनेक्शन होता है, जो इंस्टीट्यूशनल कनेक्शन होते हैं, उन इंस्टीट्यूशनल और वन टू वन कनेक्शन को जीवंत बनाए रखना, ताकि नया कुछ भी यदि अपडेट आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो एक बड़ा नेटवर्क बनता है। और जब बड़ा नेटवर्क बनता है तो वही आपके इंस्टीट्यूशन की दिशा और दशा तय करता है। सर, यहाँ फिर पीआर जो काम करते हैं आजकल, हम लोग देखते हैं अलग अलग नेताओं के साथ में पीआर जुड़े ही रहते हैं, वो किस प्रकार से इनसे फिर अलग रहते हैं? या वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं या इंस्टीट्यूशन से वो अलग रहते हैं? वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। हुँ। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उद्देश्य होता है कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, हमें उसकी रेपुटेशन को बढ़ाना है, उसकी छवि का निर्माण करना है कि हम औरों से बेहतर कैसे हैं, ये चीज़ दिखाना है। और इसी के लिए वो काम करते हैं। इसमें वो सारे टूल का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट, वीडियो, फ़ोटो और अदर्स न्यू मीडिया के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस का वो इस्तेमाल करते हैं। और उसको बेहतर से बेहतर किस तरह से प्रेज़ेंट किया जा सके, वो सारे काम करते हैं, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य होता है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, हमें उसकी छवि का निर्माण करना है, उसका रेपुटेशन बनाना है। सर, मतलब ये आपने बात बताई नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। अब हम मीडिया की अगर बात करें, तो मीडिया को जैसे कि आपने बताया कि एक समाज के निर्माता के रूप में उसकी पहचान थी। आज हम 2023 में बैठे हुए हैं। आपने बात करी 1960 के दशक की, 70 के दशक की, आज करीब हम 50 साल आगे आ गए हैं। तो मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आज भी वो समाज सुधारक है? क्योंकि मीडिया के ऊपर सर समय-समय पर ये बात आती है कि ये बायस्ड होकर काम कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बोला कि पॉजिटिविटी को आपको दिखाना है, जनसंपर्क विभाग जो कि एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा है,
तो सर अगर वो लोग हमको इस तरीके से दिखा रहे हैं, मतलब आप और मैं जैसे हम आम नागरिक हैं, तो हमको तो सर मतलब हम कैसे पहचाने कि यार ये चीज़ सही है या गलत है? क्या हम उनको अनबायस्ड आज मान सकते हैं? देखो, आप जो कह रहे हैं ना कि ये बायस्ड है हाँ। और पहले बायस्ड नहीं था, कुछ हद तक यह हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि आज से 20-30 साल पहले तक आम लोगों में मीडिया लिटरेसी नहीं थी। मीडिया अब लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी बढ़ गई है। अब एक सब्ज़ी बेचने वाला व्यक्ति भी, या एक टेलरिंग करने वाला व्यक्ति, या एक गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति भी, उसकी मीडिया लिटरेसी इतनी हाई हो गई है कि वो तुरंत देखकर बता सकता है कि ये कहीं न कहीं किसी के न किसी की तरफ इसका झुकाव है। ये पहले नहीं था, अच्छा। क्योंकि पहले मेन स्ट्रीम मीडिया था। उसके पास न्यूज़ सोर्स सिर्फ़ समाचार पत्र होते थे। अगर उसके घर में रेडियो है तो वो रेडियो सुन लेता था। टेलीविज़न आया था और नहीं के बराबर आया था, है ना? आ भी गया होगा तो उतना कोई व्यक्ति टेलीविज़न नहीं समाचार नहीं सुन पाता था। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन के सोर्स बहुत लिमिटेड थे। जैसे-जैसे प्रोफ़ेशनलिज़्म हावी होता गया, प्राइवेट रेडियो चैनल, टेलीविज़न चैनल, और उसके बाद जब इंटरनेट आया, तो कई तरह के वेबसाइट, पोर्टल और न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म आ गए। तो उसके आम लोगों के पास सूचना के इतने सोर्सेस आ गए कि सूचना पाकर वह इतना मीडिया लिटरेट हो गया है, डिजिटल लिटरेट हो गया है कि वो डिस्टिंग्विश करना सीख गया है। अब वो तुरंत देख कर बता देता है कि अरे ये बकवास है, ये फर्जी है, या मुझे इस पे नहीं सुनना है, और तुरंत जो है वो शिफ्ट कर जाता है। इसीलिए आप देखना कि आजकल सारे की सारे न्यूज़ चैनल वाले, सारे प्रिंट अखबार वाले, ये सब सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल फॉर्म में या किसी अन्य फॉर्म में अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं, क्योंकि लोगों तक उन्हें पहुंचना है। और पब्लिक इतनी अवेयर हो चुकी है कि वो 2, 4, 5, 7 मिनट से ज़्यादा किसी जगह पर टिकती नहीं है। आपने देखा होगा ट्विटर ज़्यादा मजबूत क्यों हुआ? क्योंकि ट्विटर में टेक्स्ट की बहुत लिमिटेड लिमिटेड हाँ। स्पेस होता था, है ना? हुँ। व्हाट्सएप पे लोग ज्ञान की बातें लिख रहे हैं, इतना लिख रहे हैं, फेसबुक पर इतना लिख रहे हैं। ये शुरुआती दौर में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अब लोग फेसबुक से कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ऊब नहीं रहे ले रहे हैं एक हैं। तरह से। व्हाट्सएप से, और आज का न्यू मीडिया तो आप देखिए कि जो न्यू यूथ है, ये इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव है। वो इसीलिए कि वो इमीडिएट वहाँ पर अपनी रील बना ले, ऑडियो भेज दे, वीडियो भेज दे, इमीडिएट शेयर करना है। और ख़ासकर इस यूथ के पास अब एक मोबाइल लैंग्वेज हो गई है। उस मोबाइल लैंग्वेज के थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर रहा है। वो पूरा उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस समय यहाँ बैठा हूँ, आप आ जाइए, हम साथ में चलेंगे। वो तो आई कम हियर एंड सो दैट्स ऑल। और लगे थोड़ा बहुत अगर कुछ कमी रह जाती तो वो इमोजी डाल देता है, और सामने वाला समझ जाता है उस इमोजी से कि ये कि क्या क्या कहना क्या चाह रहा है। इमोशन है वहाँ पर। ये हाँ। तो ये दौर अब बहुत फास्ट हो गया है, और धीरे धीरे ये जो मीडिया लिटरेसी बढ़ती जा रही है, ये पढ़े लिखे यूथ में नहीं, ये धीरे धीरे और भी लोगों में। मैंने आपको बताया ना कि सब्जी वाला, मैकेनिक, या फल फ्रूट बेचने वाला, या टेलरिंग करने वाला, ये हर व्यक्ति मीडिया लिटरेट होता जा रहा है। ये इमीडिएट डिसीजन लेता है और इमीडिएट क्विट हो जाता है।